आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियाई चैप्टर के बारे में और ये है चैप्टर 13 और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं न्यूक्लियाई चैप्टर। एक शॉट में कंप्लीट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियाई को। तो अगर हम न्यूक्लियाई के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जान लेना होगा। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि न्यूक्लियॉन्स है, एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है। ये क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम न्यूक्लियॉन्स के बारे में बात करें तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। बहुत आसान है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियाई ऑफ द एटम, एटम में जो प्रेजेंट रहते हैं ना, उनको कलेक्टिवली एक साथ हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर में जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और आगे बात करेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में। तो एटॉमिक नंबर वो होता है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही हमारा एटॉमिक नंबर होगा। और हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर एटॉमिक नंबर के बराबर होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर का बात करेंगे तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और वही होगा हमारा एटॉमिक नंबर। इसको बेसिकली डिनोट किया जाता है कैपिटल जेड से। आगे बात करेंगे मास नंबर के बारे में। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, सबको सम कर देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मास नंबर। प्रोटॉन को क्या कहते थे? जेड। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो एडिशन होगा, उसका जो नंबर का एडिशन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मास नंबर। और इसको ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना? तो मास नंबर क्या है समझ में आ गया कि न्यूक्लियस के अंदर में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, सबको सम कर देंगे तो उसको हम लोग मास नंबर कहेंगे। क्यों मास नंबर कहते हैं? क्योंकि बेसिकली जो एटम होता है उसके आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सामने नेग्लिजिबल होता है, जिस कारण से जो किसी भी एटम का जो कंप्लीट मास होता है दैट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू किसके कारण होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मास नंबर। आगे बात करेंगे न्यूक्लियाइड के बारे में। न्यूक्लियाइड क्या होता है हमारा? बोला गया है कि व्हेन एन एटम इज टॉक्ड ऑफ विथ पार्टिकुलर रेफरेंस टू इट्स न्यूक्लियर कंपोजिशन इट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियाइड। बोला गया है कि एक एटम जिसको अगर हम एक पार्टिकुलर रेफरेंस के फॉर्म में, कंपोजिशन के फॉर्म में बात करें तो उसको न्यूक्लियाइड कहा जाएगा। अब इसको सिंबल पे अगर हम रिप्रेजेंट करें ना तो एक्स ए जेड, ए हमारा रिप्रेजेंट करेगा मास नंबर को, जेड हमारा एटॉमिक नंबर को, एक्स हमारा वो एलिमेंट होगा। जैसे कि अगर एग्जांपल पे हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का जो हमारा सिंबल होता है वो AU होता है, उसका एटॉमिक मास नंबर 197 होता है और एटॉमिक नंबर हमारा 79 होता है। यहाँ पे जो Z है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। A हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम का बात किया गया। न्यूक्लियस के अंदर में कितना न्यूक्लियॉन्स है उसका बात किया गया है। A-Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को बताएगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम को अगर हम A बोलते हैं, उससे अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लेंगे यानी कि Z निकाल लेंगे तो A से अगर Z माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं निकल जाएगा क्या? इसलिए A-Z को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बोला गया। X हमारा क्या है? केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट। दिखा गया कि X यहाँ पे रिप्रेजेंट किसको कर रहा था? केमिकल सिंबल। जो हमारा गोल्ड का केमिकल सिंबल AU था वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा था। आगे बात करेंगे, आगे बात होगा आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स और आइसोमर्स के बारे में। आइसोटोप्स के बारे में बात करें, अगर हम यहाँ आइसोटोप्स का बात करते हैं तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर हमारा सेम होगा लेकिन मास नंबर अलग अलग पाया जाएगा। ठीक है ना? कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका मास नंबर अलग अलग होता है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। अगर एटॉमिक नंबर सेम हुआ तो वो हमारा आइसोटोप कहलाएगा। एटॉमिक नंबर सेम होने पे आइसोटोप। इसका एग्जांपल क्या है? यहाँ हाइड्रोजन आपको दिख रहा है जिसको हम लोग प्रोटियम कहते हैं। ये हाइड्रोजन एटम में अगर एक ही प्रोटॉन हो और कोई न्यूट्रॉन नहीं हो तो उसका नाम प्रोटियम होता है। ये हाइड्रोजन का प्रोटियम हो गया, ये ड्यूट्रियम हो गया, ठीक है, ये ट्रिटियम हो गया। यहां पे क्या है कि एटॉमिक नंबर सबका एक ही है
लेकिन मास नंबर देखिए वैरी कर रहा है। एक में 1 है, 2 है, 3 है। मास नंबर हमारा डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। एटॉमिक नंबर दिख रहा है, तीनों का क्या है? सेम है। आइसोबार्स के बारे में बात करेंगे। द एटम्स हैविंग सेम मास नंबर, यहां पे क्या होगा? सेम मास नंबर, लेकिन डिफरेंट क्या होगा? एटॉमिक नंबर। दिख रहा है, सेम मास नंबर है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है। सेम मास नंबर है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है। दिख रहा है, यहां क्लोरीन और सल्फर हो गया एग्जाम्पल, और हाइड्रोजन और हीलियम भी, हाइड्रोजन नहीं, यहां पे ट्रिटियम और हीलियम हमारा एग्जाम्पल में आ जाएगा। आइसोटोन्स की बात करें तो यहां पे एक बार तो बात कर लिए नंबर ऑफ क्या बोलता है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर सेम रहेगा तो आइसोटोप्स, मास नंबर सेम रहेगा तो आइसोबार्स। लेकिन अगर हम आइसोटोन्स की बात करें तो टोन्स में हमारा न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। अगर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कहीं पाया गया तो उन दोनों एटम्स को हम लोग आइसोटोन्स बोलेंगे। ठीक है, आइसोटोन्स का मतलब क्या कि अगर हमारा सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है कोई भी दो एलिमेंट में तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोटोन्स। एग्जाम्पल के तौर पे क्लोरीन और पोटेशियम का बात करें तो क्लोरीन का जो मास नंबर होता है 37 होता है और हमारा एटॉमिक नंबर 17 होता है। पोटेशियम का 39 होता है मास नंबर और 19 होता है एटॉमिक नंबर। A माइनस जेड करने पे यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे 20 आएगा। ये रिप्रेजेंट करेगा इसको और ये रिप्रेजेंट करेगा इसको। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू 20 आया। इसका मतलब कि हमारा क्लोरीन और पोटेशियम दोनों का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, इसलिए ये दोनों एलिमेंट को हम लोग कलेक्टिवली आइसोटोन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोटोन्स। आगे बढ़ते हैं, आइसोमर्स के बारे में बात करें तो दीज आर द न्यूक्लियाई विथ सेम एटॉमिक नंबर। इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर सेम होगा, लेकिन डिफरेंट एनर्जी स्टेट में ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। अलग अलग एक एनर्जी स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन इनका क्या क्या सेम रहेगा? एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मास नंबर सेम रहेगा, बट डिफरेंट एनर्जी स्टेट रहेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे एटॉमिक मास यूनिट का। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? अगर हम एटॉमिक मास यूनिट के डेफिनेशन के बारे में बात करें तो वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ कार्बन 12 एटम। वन एटॉमिक मास किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1/12 ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ कार्बन 12 एटम। मास ऑफ कार्बन 12 क्या हो जाएगा? 1.992678 इंटू 10⁻⁻26 kg। मास ऑफ कार्बन एटम हमारा इतना होता है। ये हम लोग जनरल नॉलेज के लिए बात कर लिए, लेकिन अगर हम वन एटॉमिक मास यूनिट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, वन एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन क्या होता है? 1/12 ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ऐसा क्यों? कार्बन 12 ही क्यों लिया गया? अब एक बात बता दें, जो कार्बन किसी भी चीज का मास लोगे ना तो आपका 1 के बाद, पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ वैल्यूज आपको देखने को मिलेगा। एक वहां तक कार्बन ही है जिसका एटॉमिक मास जो होता है वो एग्जैक्टली 12 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है? एग्जैक्टली 12। उसमें 12 पॉइंट समथिंग की बात आती नहीं है, तो 12.000 हमारा कार्बन 12 होता है, जिस कारण से हम लोग अगर एक एटॉमिक मास यूनिट निकालने की बात करें तो उसको कार्बन एटम को 1/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बात तो समझ में आ रहा होगा कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बढ़ेगा, इसका मतलब कि हमारा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियर साइज भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ हमारा उसका मास भी बढ़ेगा। जो हमारा न्यूक्लियस है, जो हमारा एटम है, उसका मास भी बढ़ेगा। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन शोज दैट वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा हमारा किसी भी न्यूक्लियस का, उतना ज्यादा मास नंबर होगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम बात कर रहे हैं हीलियम एटम के बारे में, तो हीलियम एटम के आउटर मोस्ट सेल पे, जो हमारा न्यूक्लियस होता है, वहां पे 4 मास नंबर होगा। लेकिन वही अगर हम आयरन के बारे में बात करें तो वो हमारा मास नंबर क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होकर के 56 हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे बात है कि एटम का जो हमारा हीलियम होता है उसका साइज छोटा होता है और आयरन का साइज क्या होता है? बड़ा होता है, एटम का साइज। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मास नंबर के। ठीक है,
अब यहां पे बोला गया है कि इफ आर इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, आर क्या है हमारा रेडियस ऑफ, अगर किसी भी न्यूक्लियस का बात हो रहा है, कोई भी एटम हो सकता है, जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन और हीलियम ही हो, कोई भी एटम के बारे में अगर हम बात करें तो आर हमारा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मास नंबर है ए, मास नंबर क्या है ए, देन 4/3 पाई आर कैपिटल क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ऐसा क्यों बोला क्या गया है कि वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर, बोला है ना, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, क्या यही बात नहीं लिखा गया क्या? कोई भी न्यूक्लियस हमारा स्फेरिकल शेप में होता है और स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है और 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। क्लियर है ना? अब क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी के अंदर में कांस्टेंट भी आएगा, तो ये 3, 4 पाई, ये सारा पार्ट जो है इस प्रोपोर्शनलिटी में एंटर कर जाएगा और इसको हम लोग लिख सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर 1/3। क्यों ए का पावर 1/3 हुआ? ये जो पावर था अगर हम इस साइड लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा 1/3 और वही बात यहां पे लिखा गया है। जैसे ही ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम लोग आर नॉट कहते हैं, जो कि आपको यहां दिख रहा है और इसका वैल्यू हो जाता है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। अब यहां पे 1.2 इंटू 10 का पावर -15 मीटर क्या है? रेडियस। बेसिकली ये रेडियस ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस भी आप कह सकते हैं, क्योंकि एक एटम का जो एक हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का जो हमारा रेडियस होता है वो आर नॉट के बराबर होगा और वो कितना होगा? 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। ठीक है, और यहां पे जो आपको ए दिख रहा है ना, ये ए क्या है? एटॉमिक मास है। ठीक है, तो हमारे पास जो रेडियस का फॉर्मूला आ गया, किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस का फॉर्मूला आ गया, वो आर नॉट इंटू ए का पावर 1/3। इसका मतलब किसी भी न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो उसका एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगा, वो भी पावर 1/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर साइज के बाद हमारा न्यूक्लियर डेंसिटी आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम न्यूक्लियर डेंसिटी के डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये कहता है कि द रेशियो ऑफ द मास ऑफ न्यूक्लियस टू इट्स वॉल्यूम हमारा न्यूक्लियर डेंसिटी हो जाएगा। लेट ए बी द मास नंबर एंड आर बी द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ए क्या है? हमारा मास नंबर है और आर बी द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। इफ एम इज द एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन देन मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू एम ए। क्या हो जाएगा? मास ऑफ न्यूक्लियस एम ए के बराबर। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा हमारा? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, और आर इज इक्वल टू आर नॉट ए का पावर 1/3। आर इज इक्वल टू आर नॉट ए का पावर 1/3 होता है। यह हमारा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इतना होता है, आर का वैल्यू इतना आ गया। अब यहां पे क्या है कि ये जो आर है, इस आर के जगह पे ये आर का वैल्यू को पुट करेंगे और जैसे ही वैल्यू पुट किया गया 4/3 पाई आर के जगह पे आर नॉट ए का पावर 1/3 पावर 3, ये 3 यहां पे आ जाएगा तो यहां पे आर नॉट का पावर 3 हो जाएगा और 1/3 और 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई आर नॉट क्यूब ए। ये हमारा वॉल्यूम आ गया। ठीक ना, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये हमारा वॉल्यूम आ गया। अब हम लोग बात करेंगे डेंसिटी के बारे में। न्यूक्लियर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस अभी अभी हम लोग देखे हैं। देखिए, मास ऑफ न्यूक्लियस को m इंटू ए बोला गया। क्यों? एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन हमारा m है और a हमारा क्या है? मास नंबर। जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियन है उसको अगर हर एक न्यूक्लियन का मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस नहीं निकल जाएगा, और वही चीज है टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। मान लीजिए आपके पास 100 मार्बल्स है। क्या है? 100 मार्बल्स। एक मार्बल का वेट 1 ग्राम दिया हुआ है। एक मार्बल का वेट कितना दिया हुआ है? 1 ग्राम। तो 100 मार्बल का वेट कितना होगा? 100 ग्राम। और ये जो मार्बल है कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करेगा। मार्बल मतलब कि हमारा न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो बात समझ में आया? कहीं वही केस है। एम स्मॉल एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन। और ये क्या है? हमारा 100 जो था वो हमारा मास नंबर था। मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस निकल जाएगा। अब यहां तक क्लियर है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मास ऑफ न्यूक्लियस को यहां पुट कर दिए, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकालते पुट कर दिए। ये ए और ए जाएगा चांद पे, तो इसको बहुत प्यार से चांद पे भेज देना है। चांद पे गया। ठीक है, उसके बाद जो बचा वो हमारा m डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर नॉट का होल क्यूब। ये 3 ऊपर जाएगा तो दिस विल बी 3m होल डिवाइडेड बाई 4 पाई आर नॉट क्यूब।
ठीक है। और स्मॉल m को हम लोग 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg लिखेंगे। और ये जो स्मॉल m है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये जो स्मॉल m है ये मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा। R0 हमारा जो कांस्टेंट वैल्यू था उसका वैल्यू था 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर। अब बात यह है कि इसका वैल्यू यहां पे पुट करेंगे ना तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगा न्यूक्लियस का, जो हमारा डेंसिटी आता है वो 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब होगा। न्यूक्लियस का डेंसिटी कितना हो जाएगा? 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखना है इस चीज को, ठीक है। न्यूक्लियर डेंसिटी क्लियर हो गया। ये डेरिवेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली अगर इस फॉर्मूला को बहुत ध्यान से देखा जाए तो जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो एटॉमिक मास से इंडिपेंडेंट होता है ना, मतलब कि एटॉमिक मास या फिर मास नंबर कहे जो ए है उससे वो इंडिपेंडेंट है। क्या न्यूक्लियर डेंसिटी के इस फॉर्मूला में आपको मास नंबर कहीं दिख रहा है? एक दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, वो तो कट गया ना, है ही नहीं। इसका मतलब ये कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। मास नंबर ही नहीं, या एटॉमिक नंबर से भी मतलब कि इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि यहां पे कुछ वैसा है ही नहीं। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में बात किया गया। तो किसी भी एलिमेंट का जो न्यूक्लियर डेंसिटी होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है और उसका वैल्यू 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर फोर्स क्या है? ये न्यूक्लियर फोर्स, अगर हम न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। मान लेते हैं यहां पे एक सरफेस है, ठीक है ना, एक सरफेस है। ये सरफेस हम लोग यहां पे ड्रॉ कर लिए और यहां से एक बॉल गिर रहा है कुछ ऐसा, ठीक ना। बॉल का डायरेक्शन कहीं ना कहीं इधर है, वेट करना जी। बॉल हमारा नीचे गिर रहा है, तो अगर ये बॉल नीचे गिरेगा इसका मतलब कि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। कैसा फोर्स लग रहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। अब क्या हुआ कि ये बॉल नीचे गिर गया, ठीक है। ये बॉल क्या हुआ? नीचे गिर गया। जैसे ही ये बॉल नीचे गिरा, ठीक है, एक और बॉल हम सामने लेकर के आ गए, ठीक है, सामने लेकर के आ गए। अब यहां पे क्या हुआ? वेट करना। यहां पे इस बॉल जो नीचे पे ये बॉल था इस पे हम लोग कुछ पॉजिटिव चार्ज दे दिए। क्या दे दिए? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और एक और हम लोग बनाए बॉल जो कि जस्ट इसके ऊपर में था, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज दे दिए। दोनों में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये इधर जाने का कोशिश करेगा और ये किधर आने का कोशिश करेगा? ये नीचे आने का कोशिश करेगा। ये एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा, जिस कारण से ये कभी भी नीचे आएगा ही नहीं। ये वाला पार्ट नीचे कभी आएगा ही नहीं। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा बहुत ज्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। लेकिन न्यूक्लियस में जो हमारा पॉजिटिव चार्जेस है, प्रोटॉन को तो रिपेल करता है, लेकिन वो दो प्रोटॉन एक साथ न्यूक्लियस में क्या कर रहा है? मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी खतरनाक एक बहुत जबरदस्त फोर्स है, उस फोर्स का नाम है न्यूक्लियर फोर्स, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज्यादा होता है और वो न्यूक्लियॉन्स को, वो प्रोटॉन्स को एक साथ बांध के रखता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव इंटरैक्शन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव इंटरैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। अब कुछ प्रॉपर्टीज है न्यूक्लियर फोर्स का, ये जानना होगा। और साथ ही साथ जो हमारा जो डायग्राम है पोटेंशियल एनर्जी का विथ शॉर्ट रेंज, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरैक्शन है, तो यहां पे थोड़ा सा हम बता देते हैं कि पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है। स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरैक्शन नोन इन द नेचर। सही बात है, न्यूक्लियर फोर्स से ज्यादा फोर्स अभी तक तो नहीं पाया गया है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अगर कुछ है हमारे पास अभी हमारे नॉलेज में, नेचर में, तो वो हमारा न्यूक्लियर फोर्स ही है, ठीक ना। दैट होल्ड्स द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के बावजूद भी
नेचर में जो ये न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूक्लियॉन्स को क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है। मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज्यादा इसके पास फोर्स है, तभी तो उसको होल्ड करके रख रहा है, ठीक ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, इसीलिए सब बता दिए हम। इसके बाद है शॉर्ट रेंज फोर्स, मतलब कि जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये बहुत दूर से भी बॉडी पे अपना इफेक्ट दिखाता है। बहुत ज्यादा दूर पे भी अगर बॉल को रख दे तो बॉल नीचे ही गिरेगा, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो वो भी एक पार्टिकुलर डिस्टेंस, हमारा 5-6 सेंटीमीटर दूर से भी किसी भी चीज को खींच सकता है। डिपेंड्स कि हमारा चार्ज का वैल्यू कितना है। अगर चार्ज का वैल्यू ज्यादा है तो 1-2 मीटर से भी वो चीजों को खींच सकता है अपने पास, ठीक है। तो यहां पे रेंज बहुत ज्यादा है, शॉर्ट रेंज की तो बात हो नहीं रही है। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो क्या होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स। ये ऑपरेट करता है ओनली अप टू अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के बीच में ये ऑपरेट करेगा। कितना शॉर्ट, 2 से 3 फेम्टोमीटर, 2 से 3 फेम्टोमीटर तक ही हमारा न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना काम करता है, ठीक है। बहुत ज्यादा भी कम कर दोगे तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब उसके बारे में बात करते हैं, वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस। वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस की बात करते हैं तो 0.8 हमारा क्या है, आर नॉट का वैल्यू अगर 0.8 है, इससे अगर हम घटाने की बात करें डिस्टेंस को तो क्या होगा, हमारा रिपल्सन हमको दिखने को मिलेगा। पोटेंशियल एनर्जी में क्या दिखेगा, रिपल्सन दिखने को मिलेगा। लेकिन अगर यही डिस्टेंस हम 0.8 से बढ़ा करके 2 के आसपास लेके आ जाए, 3 के आसपास लेके आ जाए, तो इस केस में जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो अट्रैक्टिव दिखेगा और ये नेगेटिव दिखेगा। क्यों नेगेटिव दिखेगा, क्योंकि ये 0 के नीचे है। ये सारा वैल्यू किसके नीचे है, 0 के नीचे है। 0 के नीचे होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, हमारा मिनिमम हो गया, ठीक है ना। और आर नॉट मतलब 0.8 से नीचे जाएंगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी हमारा जो है वो पॉजिटिव में दिख रहा है, रिपल्सन दिखेगा। यहां भी हमारा वैल्यू बढ़ता हुआ दिखेगा और आगे भी पोटेंशियल एनर्जी में बढ़ता हुआ दिखेगा। सबसे मिनिमम कब रहता है, 0.8। लेकिन 4 पे जाने के बाद, 4 वैल्यू पे जाने के बाद वो भी हमारा खत्म हो जाता है। उसके बारे में आगे बात करते हैं। बोला गया है कि अगर आर का वैल्यू आर नॉट से कम है, आर का वैल्यू अगर आर नॉट से कम है तो द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज रैपिडली विथ डिक्रीजिंग आर। इट इंडिकेट्स ए स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ये किसके बारे में बात हो रहा है, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा अगर आर नॉट से कम हुआ तो। शॉर्ट रेंज फोर्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से। लेकिन अगर हमारा आर नॉट से बड़ा हो गया द पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेस टू 0। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा विथ इंक्रीजिंग स्मॉल आर, ठीक ना, जैसे जैसे आप आर को बढ़ाएंगे। लेकिन जब आप मतलब पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। एक समय के बाद ऐसा आएगा कि जब आर का वैल्यू 4 फेम्टोमीटर हो जाएगा तो न्यूक्लियर फोर्स 0 हो जाएगा। मतलब कि शॉर्ट रेंज, जब हमारा रेंज बहुत कम था तो न्यूक्लियर फोर्स बड़ा जबरदस्त काम कर रहा था। एक बार हमारा अट्रैक्टिव फोर्स शो कर दिया, एक बार रिपल्सिव फोर्स शो कर दिया। लेकिन जब हम 4 फेम्टोमीटर से आगे बढ़ने की बात करते हैं, रेंज को बढ़ा रहे हैं, उस केस में शॉर्ट रेंज तो रहा नहीं, लॉन्ग रेंज हो गया, तो उस केस में हमारा न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर है। ये सारा पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से देखोगे, समझ में आराम से आ जाएगा। आगे बात करेंगे मास डिफेक्ट के बारे में। मास डिफेक्ट क्या है, मास डिफेक्ट बेसिकली बताता क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास एक एटम है, ठीक है ना, वो एटम है हीलियम का। मान लीजिए ना हीलियम का हमारे पास एक एटम है, और यहाँ पे हम आपको समझाने का भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, हीलियम का एटम है, ये 2 है और ये 4 है। मतलब कि हमारा A = 4 है और Z = क्या है, 2 है। ऐसा आप मान लीजिए। अब क्या है कि हर एक न्यूक्लियॉन का मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर में हर एक जो न्यूक्लियॉन है उसका मास अगर हमको निकालना है तो हमको 4 × 1.67 × 10⁻⁻19 -27 कर देंगे तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस निकल जाएगा। लेकिन जब हम हीलियम का एक्चुअल न्यूक्लियस का मास निकालते हैं ना, उसका वैल्यू इससे कम पाया गया। उसका वैल्यू इससे क्या हो गया, कम पाया गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात हो गया जी। मतलब कि आप न्यूक्लियॉन्स, आपके पास 4 आलू है, 4 आलू का वजन अगर 1 kg है, ठीक है ना, नहीं सॉरी 4 आलू, इसका हमारा है
250 ग्राम करके है ये, तो 4 आलू मिला करके क्या हो जाएगा, 1 केजी हो जाएगा। लेकिन चारों आलू को जब आप एक साथ मेजर करते हो तो आपको 900 ग्राम दिख रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यहां पे भी वही चीज हुआ, यहां पे भी क्या हुआ, वही चीज हुआ कि जो हमारा मास नंबर था, ठीक ना, उसको जब हमारा न्यूक्लियन के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो ऐसा उम्मीद किया गया कि न्यूक्लियस का भी मास उतना ही आएगा, लेकिन न्यूक्लियस का मास कम पाया गया। इसीलिए बोला गया है कि द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ रेस्ट मासेस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। इसी को बोला गया मास डिफेक्ट। यहां पे मास में गड़बड़ी हुआ है, ठीक है ना, इसी को बोला गया इसीलिए मास डिफेक्ट, ठीक है ना। अब यहां पे आगे बात करेंगे किसके बारे में, कि ये फॉर्मूला क्या कहलाएगा। फॉर्मूला हमारा हो जाएगा क्या, डेल्टा एम हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन। मतलब कि ये जो पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पार्ट हमारा इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट जो हमारा न्यूक्लियॉन्स है उसका मास हो जाएगा, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस करेंगे तो हमारा मास डिफेक्ट निकलेगा, ठीक है। अब यही मास डिफेक्ट को अगर हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि यही मास जो है हमारा किस में कन्वर्ट होता है, यही मास हमारा कन्वर्ट होता है एनर्जी में, जिसको हम लोग मास एनर्जी इक्विवेलेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ठीक है ना। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, यहां पे जेड क्या है, एमपी क्या है, ए माइनस जेड क्या है, एम एन क्या है, ये सब कुछ क्लियरली यहां पे मेंशन है, ठीक है ना। जेड क्या है, हमारा मास एटॉमिक नंबर है, एमपी हमारा मास ऑफ प्रोटॉन है, ए माइनस जेड हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, एम एन हमारा मास ऑफ न्यूट्रॉन है, इस एम इंटू कैपिटल एन जो होगा मास ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में, ये पैकिंग फ्रैक्शन आखिर है क्या। पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में बात करें तो द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ अ न्यूक्लियस इज इट्स मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। क्या होगा, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया पैकिंग फ्रैक्शन, रेशियो भी वही दिख रहा है, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन है, मतलब कि हमारा पर न्यूक्लियन में हमारा एटॉमिक मास नंबर का बात हो रहा होगा, ठीक ना। पैकिंग फ्रैक्शन में मास नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं। आगे बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। अगर हम बाइंडिंग एनर्जी का बात करें, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस may be defined as the energy required to break up a nucleus into its constituent protons and neutrons to separate them to such a large distance that they may not interact with each other। मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ है उसको अलग करने के लिए इतना दूर तक अलग कर दे कि दोबारा वो लोग जाके चिपक के बैठ ना जाए, ठीक ना। इतना दूर तक अलग कर देना है कि वो लोग सब जाकर के चिपक के बैठ ना जाए, मतलब कि एक सर्टेन डिस्टेंस तक, एक लार्ज डिस्टेंस तक दूर करना पड़े। अब ये लार्ज डिस्टेंस तक दूर करने के लिए जो एनर्जी लगता है ना, उसी को बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब यही है कि जितना एनर्जी के साथ वो एक साथ इकट्ठा बैठा हुआ है उतना ही एनर्जी लगेगा उसको दूर करने में, ठीक है ना। तो दूर करने में, सेपरेट करने में उतना ही एनर्जी लगेगा। सेपरेट करने में जितना एनर्जी लग रहा है इसका मतलब कि वो एक साथ उतना ही एनर्जी से बैठा हुआ है, सीधा सीधी बात है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी का अगर हम फॉर्मूला का बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी हो जाता है, मास डिफेक्ट को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वहां पे मास डिफेक्ट का मतलब हुआ कि जो मास में कमी आया वही मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और वही एनर्जी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी का नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए, बाइंडिंग। क्यों, क्योंकि वो न्यूक्लियॉन्स को बांध के रख रहा है। बांध के रखने का मतलब ही तो हमारा बाइंडिंग एनर्जी हो गया, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा ई बी इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम कैपिटल एन सी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी हो गया, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम लोग क्या, यहां पे मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ हाइड्रोजन हमारा क्या है, इक्वल है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है हमारा, इक्वल है, और डेल्टा ई बी हमारा इतना के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, डेल्टा ई बी हमारा इसके बराबर हो जाएगा। हाइड्रोजन एटम के बराबर क्यों मास ऑफ प्रोटॉन होता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम में, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है। अब इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है तो क्या हो गया कि मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ प्रोटॉन सेम हो गया, ठीक है ना। अब बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का।
द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट वन न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी किसको बता रहा है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है एक एवरेज एनर्जी। अब देखो ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना, फॉर्मूला बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आगे जाके हम लोग यूज भी करेंगे। ठीक है, ये यहां से न्यूमेरिकल्स भी आता है, आप इस फॉर्मूला को यूज करके न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। ठीक है, अब बात है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो एक एवरेज एनर्जी है, रिक्वायर किया जाता है टू एक्सट्रैक्ट वन न्यूक्लियन। एक न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियन निकालने का जो एनर्जी होगा उसको हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इट इज obtained by dividing the binding energy of a nucleus by its mass number। मतलब जितना बाइंडिंग एनर्जी निकला इसको ए से डिवाइड कर दोगे तो हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगा, और उसका फॉर्मूला आपके सामने ये रहा। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को हम ऐसे लिखे और इसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बाई मास नंबर लिख दिए, यहां पे फॉर्मूला पुट किए और यहां पे डिवाइड कर दिए ए से। अब क्या है, इसके अकॉर्डिंग अब ये हर एक एलिमेंट का तो इसका वैल्यू अलग अलग होगा जी, जितना भी एलिमेंट है सबका वैल्यू अलग अलग होगा। अब उसी के अकॉर्डिंग बाइंडिंग एनर्जी कर्व बना है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है ये यहां पे जो कर्व दिख रहा है ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व है। बेसिकली यहां पे जो एनर्जी का बाइंडिंग एनर्जी का जो रेंज दिख रहे हैं आप, ये आपका 2, 4, 6, 8, 10 ये है हमारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखा गया। किसमें है? हमारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और जो हमारा एटॉमिक मास सब है वो हमारा इधर है, देखो ये 50, 100, 150, 200 ये आपको इधर इस रेंज में दिख रहा है। ये हमारा क्या है? मास नंबर। अब क्या है, यहां पे दिख रहा है कि ये हमारा 50 यहां पे है, तो 50 से थोड़ा ज्यादा 56, तो यहां पे आपको दिख रहा है ये 56, क्लियरली देख पा रहे हैं। आयरन हमारा 56 हो गया, ठीक है ना, ये हमारा 56 आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये भी ये हमारा ड्यूट्रियम है, ये हमारा ट्रिटियम है, ये लिथियम है, ये हीलियम है, ये हमारा कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन 18 है, ये ऑक्सीजन 16 है, ये सल्फर है, ये आयरन है। आयरन हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। आयरन क्या होता है? सबसे ज़्यादा स्टेबल। देखो ये 8 मेगा वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, दिख रहा है ना। तो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जितना भी ज़्यादा होगा सब हमारा स्टेबल न्यूक्लियाई में आता है। ये सारा किस में आएगा? स्टेबल न्यूक्लियाई में। बात समझ में आ रहा है ना? मतलब जितना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ता है एलिमेंट उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बढ़ता गया और ये 8 के बाद वाला जो रेंज है ये देख रहे हैं, 8 के बाद वाला रेंज मतलब कि ये जैसे ही 8 के नीचे आता है मतलब कि उसका स्टेबिलिटी भी धीरे धीरे घटने लगता है। ये कर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कर्व को आप रट लो, बना लो, सीख लो। ये कर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। डायरेक्टली इस कर्व से आंसर भी आता है। जैसे कि यहाँ पे 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अगर हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत बहुत कम है। जब हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम होता है तो भी एटम हमारा स्टेबल नहीं होगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जब हमारा ज्यादा होगा तब हमारा एलिमेंट क्या होता है? स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहां पे इस रेंज में जो आपको दिख रहा है ये हमारा स्टेबल एलिमेंट्स हैं जनरली। ठीक है, तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व आ गया जहां पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है किसका? आयरन का। सबसे मिनिमम वैल्यू होता है हाइड्रोजन का। सबसे ज्यादा वैल्यू होता है यूरेनियम का। लेकिन ये अनस्टेबल है। ये क्या है? हमारा अनस्टेबल, इसलिए ये रेडियो एक्टिव भी होता है। ये क्या हमारा? अनस्टेबल। इसका नंबर ऑफ एटम एटॉमिक मास नंबर ज्यादा होने के कारण इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो जाता है, जिस कारण से ये अनस्टेबल है। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। यहां पे आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। यहां पे न्यूक्लियर फिशन के तौर पे इसको थोड़ा समझाया गया है। न्यूक्लियर फिशन कहता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉलर फॉर हेवियर न्यूक्लियाई देन द मिडिल वंस। कॉमन सी बात है। देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है? वो कम होता है फॉर हेवियर न्यूक्लियर। जितना ज्यादा भारी हमारा न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियाई होगा, उतना कम मिडिल वन से। देखो यहां पे बीच वाला का बात करेंगे तो बीच वाला ज्यादा स्टेबल है ना। यहां से क्यों? बीच वाला का हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू ज्यादा है। वही बात तो बोला गया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉलर फॉर हेवियर न्यूक्लियाई देन मिडिल वन। मिडिल वन से हमारा कम ही होता है ना, कम है। दैट इज हेवियर न्यूक्लियाई आर लेस स्टेबल। हेवियर न्यूक्लियाई क्या हमारा? लेस स्टेबल है। व्हेन अ हेवियर न्यूक्लियस स्प्लिट्स, टूटता है
into the lighter nuclei the binding energy per nucleon changes from about 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम है और टू 8.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ज्यादा तक गया, ठीक ना। ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक ना। अब बात यह है कि जब भी हमारा वो टूटता है तो ये टूट करके ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियर रिजल्ट्स इन लिबरेशन ऑफ एनर्जी। अब बात क्या है कि जब वो टूटेगा, जैसे कि हमारा यूरेनियम टूट करके जो भी एलिमेंट बनेगा वो एलिमेंट तो स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो जो एलिमेंट स्टेबल होगा उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा। ये बात समझ रहे हैं, उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर हमारा यूरेनियम टूट करके दूसरा एलिमेंट कोई भी बन रहा, मान लो एक्स बन रहा है, वाई बन रहा, कुछ भी बन रहा है, तो ये जो बन रहा है ये तो अपने आप को स्टेबल कर रहा है, ये न्यूक्लियर तो हमारा स्टेबल होगा। और जो न्यूक्लियर स्टेबल होता है उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होने के कारण एनर्जी ज्यादा से ज्यादा लिबरेट होता है, ज्यादा से ज्यादा निकलता है। यह है न्यूक्लियर फिशन का। लेकिन अब यही कॉन्सेप्ट यूज होता है न्यूक्लियर बॉम्ब में बाबू, ये बात बता देते हैं। न्यूक्लियर फिशन का ही कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर बॉम्ब में। और न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे हमारा एनर्जी रिलीज करता है ये बात हम आपको बता दिए। तो वो टूटने के बाद स्टेबल होता है, स्टेबल होने से उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ गया, जिस कारण से वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है और हमारा तबाही देखने को मिलता है एटम बॉम्ब का, ठीक है। आगे बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन का। न्यूक्लियर फ्यूजन को हम लोग समझेंगे हाइड्रोजन बॉम्ब के तौर पे, ठीक ना। अब होता क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन में, क्या होता है कि हमारा दो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है, वो जो हाइड्रोजन एटम होता है वो जुटता है और एक बड़ा हमारा हाइड्रोजन बनता है जो कि स्टेबल होता है, जो कि क्या होता है, स्टेबल होता है। दो हाइड्रोजन एटम जो कि अनस्टेबल है वो हमारा ऐड होकर के एक स्टेबल एलिमेंट बनाता है। और जैसे ही स्टेबल बनेगा तो स्टेबल बनने के कारण क्या होगा, हमारा स्टेबिलिटी जैसे ही किसी चीज का बढ़ता है, ठीक है, स्टेबिलिटी अगर हमारा बढ़ेगा तो हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी बढ़ेगा। और इसके कारण इसका रिजल्ट क्या होगा, जैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ा हमारा लिबरेशन ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा होगा। इस कारण से न्यूक्लियर फ्यूजन में भी बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, हमारा बहुत स्मॉल होता है फॉर लाइट न्यूक्लियाई hydrogen atom, that is they are less stable. So when two light nuclei combine to form a heavier nucleus, the higher binding energy per nucleon of the latter result in the release of energy. बात समझ में आया, क्लियर है ना। इस चीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये चीज प्रॉब्लम नहीं कर रहा है तो आगे बात करते हैं। आगे है हमारा न्यूक्लियर फिशन, ठीक है। न्यूक्लियर फिशन है, न्यूक्लियर फिशन के बारे में बात करेंगे। द फेनोमेना इन विच अ हेवी न्यूक्लियस व्हेन एक्साइटेड स्प्लिट्स इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई ऑफ नियरली कंपैरेबल मासेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फिशन, ठीक है। और इसको आप देख सकते हैं, इसका हमारा रिएक्शन कुछ इस तरह से है। ये टूटेगा, न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, यूरेनियम टूटेगा, यूरेनियम में आकर के एक न्यूट्रॉन टकराता है, ये टकराया, टकराने के बाद इसको तोड़ के इस पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, ये हमारा ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ और ये दोनों एलिमेंट हमारा स्टेबल हो गया, ठीक है ना। अब यहां पे बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर का। देखो न्यूक्लियर रिएक्टर को हम यहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए हैं, बताया नहीं है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर के न्यूक्लियर रिएक्टर को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां से आप न्यूक्लियर रिएक्टर को एक बार देख लेना, जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर रिएक्टर आपको डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बात करेंगे। द प्रोसेस इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल हेवियर न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। दो स्मॉल छोटा छोटा जो लाइट न्यूक्लियाई है वो मिलेगा तो हमारा क्या बनेगा, एक बड़ा हेवियर न्यूक्लियाई बनेगा, जिसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन बोलेंगे। दो लाइट बना है, हेवियर न्यूक्लियाई बना है, ये स्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी जैसे ही बढ़ेगा मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ा तो लिबरेशन ऑफ एनर्जी ज्यादा होगा, तो ये हमारा लिबरेशन ऑफ एनर्जी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन था। चलिए कुछ सवाल देख लेते हैं और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सवाल के साथ हमारा सिलसिला अब शुरू होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले बोला यह गया द साइज ऑफ एटम इज प्रोपोर्शनल टू। अभी हम लोग पढ़े हैं साइज ऑफ एटम का मतलब क्या, रेडियस ही हमारा साइज को रिप्रेजेंट करेगा ना। कौन रिप्रेजेंट करेगा, रेडियस।
तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर 1/3, ये तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। साइज ऑफ एटम का मतलब रेडियस ऑफ एटम, सीधा सीधी बात है, तो बी हमारा ऑप्शन होगा। ए का पावर 3 है, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए थे। फिर बोला गया कि द मास डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ अ मास नंबर इज, मास डेंसिटी का बात किया गया, मास डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ अ मास नंबर इज। अब एक बात बताओ, क्या मास डेंसिटी या फिर न्यूक्लियर डेंसिटी क्या मास नंबर पर डिपेंड करता था? आपको हम बताए होंगे, याद होगा आपको, फॉर्मूला भी आपको पता होगा, नहीं पता तो हम लिख देते हैं। न्यू इज इक्वल टू 3 क्या होता था, 3m डिवाइडेड बाई 4 पाई, ठीक है, 4 पाई r0 का होल क्यूब। क्या ये फॉर्मूला देख के आपको लगता है कि ये ऑप्शन देखने का जरूरत है? ऑप्शन में है प्रोपोर्शनल टू दिस, बिल्कुल गलत, प्रोपोर्शनल टू दिस बिल्कुल गलत, प्रोपोर्शनल टू दिस बिल्कुल गलत, इंडिपेंडेंट ऑफ ए बिल्कुल सही, ए तो है ही नहीं, बात समझे? तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर बोला गया हमारा द न्यूक्लियाई ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ अ सर्टेन पार्टिकल, व्हाट इज दिस पार्टिकल? ठीक है, अब बोला गया है न्यूक्लियाई आइसोटोप्स, आइसोटोप्स का मतलब सेम एटॉमिक नंबर, क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, डी इज द करेक्ट आंसर। सीधा सीधी बात, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, एकदम आसान सा है, जो आपको थ्योरी पढ़ाया गया है उसी पे बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है। देख रहे हैं, अगला है कि द कर्व ऑफ अ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास नंबर हैज अ शार्प पीक फॉर हीलियम न्यूक्लियस, दिस इंप्लाइज दैट, मतलब कि शार्प पीक है, इसका मतलब क्या है, शार्प पीक का मतलब कि हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होता तो हम बात किए हैं क्या कि वो हमारा एलिमेंट क्या होगा, स्टेबल होगा। अब देखते हैं ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि नहीं। दिस इंप्लाइज दैट द हीलियम न्यूक्लियस इज रेडियो एक्टिव, हीलियम एटम रेडियो एक्टिव नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा तो रेडियो एक्टिव तो कभी नहीं होगा, अनस्टेबल कभी नहीं, दूसरा भी नहीं। फिर तीसरा क्या बोला है, इजीली फिजनेबल, बिल्कुल नहीं। मोर स्टेबल न्यूक्लियस दैन इट्स नेबर्स, बिल्कुल सही, डी इज द करेक्ट आंसर। ज्यादा स्टेबल होगा ना, अगर हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का बात करें तो वो क्या होगा, हमारा ज्यादा स्टेबल होगा। आगे बात करते हैं, फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर बिकॉज, क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे अगर फ्यूजन रिएक्शन क्यों होता है, इसका कारण यह है कि मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा क्या होगा, ज्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी इज हाई इनफ टू ओवरकम द रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियस, ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। सीधा सीधी, कोई ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगा वहां पे रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए। तो एटम्स आर आयनाइज्ड एट हाई टेम्परेचर, ये तो नहीं होगा। मॉलिक्यूल्स ब्रेकअप एट हाई टेम्परेचर, इससे का फ्यूजन से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि यहां पे मॉलिक्यूल्स का बात हो रहा है, हम एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं, तो बकवास कर रहा है बिल्कुल। न्यूक्लियाई ब्रेकअप एट हाई टेम्परेचर, ऐसा कुछ होता है क्या, हाई टेम्परेचर पर न्यूक्लियर ब्रेक करता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, जिस कारण से वो टकराएगा जल्दी और टूटने का चांसेस उसका ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए हाई टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी हाई होता है टू ओवरकम द रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियाई। When two nuclei fuse together to form a heavier nucleus, the binding energy per nucleon increases. ठीक है, अब यहां पे आंसर क्या होगा इसको समझना है। दो न्यूक्लियाई है जिसका वैल्यू है इतना, फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म हेवियर न्यूक्लियाई। अगर हेवियर न्यूक्लियाई बनाएगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा, बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज होगा, नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डज नॉट चेंज, कैसे नहीं चेंज करेगा। दो न्यूक्लियाई अगर फ्यूज कर रहा है, दोनों मिल रहा है, बना रहा बड़ा न्यूक्लियस, बड़ा बनेगा न्यूक्लियस, मतलब कि वो, अब देखो यहां पे बड़ा बनेगा तो स्टेबल क्यों होगा, ये बात को समझो, क्योंकि अगर ये दोनों एटॉमिक नंबर ऐड होगा तो ये कहीं ना कहीं 56 के आसपास ही आएगा, ये हमारा बढ़ते हुए क्रम में रहेगा, ये दिख रहा है। तो बाइंडिंग एनर्जी हमारा क्या होगा, क्योंकि ये बहुत हेवियर न्यूक्लियाई तो नहीं होगा, क्योंकि ए का वैल्यू 10 से कम या फिर बराबर बोला है। ए का वैल्यू अगर 10 से कम या फिर बराबर होगा और उस तरह का दो एलिमेंट को अगर हम ऐड कर देंगे, ठीक ना, तो ऐड करने के बाद जो हमारा बड़ा न्यूक्लियाई बनेगा वो 20 से ज्यादा तो आएगा नहीं। तो जब 20 से ज्यादा नहीं होगा तो हमारा स्टेबल हो जाएगा, वो हेवियर न्यूक्लियाई भी है और स्टेबल भी हो जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, बहुत हेवियर यहां पे नहीं हुआ है। आगे बात करेंगे असर्शन रीजन का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। असर्शन रीजन का बात करेंगे तो बोल क्या रहा है, न्यूक्लियस, कल बात किए थे असर्शन रीजन का, उसी तरह का यहां भी क्वेश्चन है। बोला है कि द न्यूक्लियस 73x इज मोर स्टेबल देन न्यूक्लियस 43,
y, ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल है y से, मतलब a तो सही है, दिख भी रहा है, क्योंकि जिसका मास नंबर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ये हम लोगों को पता है, ये हम लोग पढ़े भी हैं। यहाँ पे क्या है, रीज़न बोला है कि इतना कंटेन्स मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंटेन करेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका प्रोटॉन ज़्यादा कंटेन करेगा, ये रीज़न है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। और इससे कहीं भी पता चल रहा है कि इसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन है? ऐसा कुछ नहीं है। जिस कारण से अगर हम यहाँ पे बोलना भी चाहें तो इसका जो आंसर होगा वो आप क्या कह सकते हैं, इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखो, अगर लॉजिकली देखोगे तो इसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो ये हमारा रीज़न भी सही है, ए भी सही है, लेकिन ये इसका लॉजिक है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी। इसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो है, इसको कंपेयर करोगे तो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, लेकिन मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी के कंपेयर में नहीं बोला है, तो ये हमारा आंसर सी भी हो सकता है। क्यों सी होगा? अब देखो, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। कभी कभी सीबीएसई ऐसा सवाल देता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन इस केस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कंपेयर करने की बात नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चन रीजन और असर्शन के बीच में बोला है, तो हम वाई से ही कंपेयर करके बात करेंगे। तो इसका जो है हमारा ज़्यादा प्रोटॉन है वाई के रेस्पेक्ट में, जिसका आंसर ये सेंटेंस सही है और हमारा आंसर बी सही होगा। ठीक है, उसके बाद होगा न्यूट्रॉन्स पेनिट्रेट मैटर मोर रैपिडली एज कंपेयर टू प्रोटॉन। न्यूट्रॉन क्या करता है? पेनिट्रेट करता है मोर रैपिडली एज कंपेयर टू प्रोटॉन। बिल्कुल सही है, ठीक ना। न्यूट्रॉन्स आर स्लाइटली मोर मैसिव देन प्रोटॉन। बिल्कुल सही है, लेकिन क्या एक दूसरे का रीजन है? बिल्कुल गलत। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एनर्जी इज रिलीज इन न्यूक्लियर फिशन। बिल्कुल सही। टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द फिशन फ्रैगमेंट इज लार्जर देन द टोटल बाइंडिंग ऑफ द पैरेंट न्यूक्लियर। बिल्कुल सही। इसका मतलब कि यहाँ पे ए होगा। आपका असर्शन का सही रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है। आप सेंटेंस पढ़िए, जो जो बात बताया गया वही यहां पे बोला गया है। ध्यान से पढ़िएगा, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। आगे बात करेंगे 2 नंबर का क्वेश्चन। देखो, पहला नंबर क्या बोल रहा है? ड्रॉ ग्राफ बिटवीन द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बनाए हैं, उसको लिख करके आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। जैसे जैसे हम एक्सप्लेन किए थे वैसे वैसे आप एक्सप्लेन कर दो कि आपका जैसे जैसे हमारा न्यूक्लियर साइज बढ़ता जाएगा, एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, हमारा उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। लेकिन एक समय के बाद 170 के बाद हमारा उसका स्टेबिलिटी धीरे धीरे क्या होता है? घटने लगता है। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से क्यों घटने लगता है उसको भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। ग्राफ आपके पास है, ग्राफ को ड्रॉ कीजिए, मार्क्स उठाइए। उसके बाद बोला है कि व्हाट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स एक्सप्लेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन द रेंज ऑफ ए लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस। क्या प्रॉपर्टी है? इसको आप खुद से लिखिए। न्यूक्लियर फोर्स का प्रॉपर्टी लिख दिया गया है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी तो लिख दिया गया है, आप उस सारा प्रॉपर्टी को लिख दीजिए। सो दैट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ न्यूक्लियाई इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर ए। ये भी रो न्यू इज इक्वल टू 3m डिवाइडेड बाई 4 पाई r0 का होल क्यूब। क्या प्रूव किए हैं? प्रूव कर देना, यहाँ पे हो गया। ठीक है ना, ये इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे ए नहीं है, बस हो गया प्रूव। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सारे क्वेश्चंस को और भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ये हम पैटर्न बता दिए, सीबीएसई किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और जो थ्योरी बताया गया उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, नोट्स को लिख लो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।